हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो इस लेक्चर में हम लोग गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है उस मेथड को स्टडी करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे लो टेम्परेचर को कैसे ऑब्टेन करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है। जैसे इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, इसके बारे में कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है और एंड्रयूज का लॉ क्या कहता है, लिक्विफिकेशन कैसे होता है गैस का, किस किस कंडीशन में होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे और तब जाके हम उस प्रोसेस को स्टडी कर पाएंगे जिस प्रोसेस से गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। एंशिएंट टाइम में क्या था फ्रेंड्स कि जो टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता था, जो कि आइस का टेम्परेचर होता है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है, और उसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके और हर पार्ट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम दिया गया। बाद में एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर केल्विन ने जो डिफाइन किया था, वो मैंने एक लेक्चर भी बनाया है, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर आए हैं, जिसमें आप रैंकाइन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये सब स्केल मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो तब हमें मेनली हमें यूज़ क्या करना है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एक थियोटिकल स्केल है, और जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है उसको आप मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हो, और थर्मोमीटर जो है वो मरकरी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो केल्विन ने एक ऐसे स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाया जो कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, उसको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। और उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन टेम्परेचर है, जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। ये सब आपको पहले से ही नोन है, अगर नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर नहीं होता है, मिनिमम टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसको आप 0 केल्विन कहते हैं, और ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है। ठीक है, जब ये पता चल गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर नहीं है, तब उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का प्रोसेस भी समझ पाए। देखिए, आपने एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो उसमें एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई किया था। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आप आसानी से प्रेशर को इंक्रीज करके लिक्विफाई कर सकते हैं, ओके। और कुछ गैसेस ऐसे होती हैं जो जितना भी प्रेशर लगाएं लिक्विफाई नहीं की जा सकती हैं। जैसे उसमें एयर हो गई है, ठीक है, और हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये गैसेस ऐसी गैसेस थी कि आप जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे ये लिक्विफाई नहीं हो रही थी। तो एंशिएंट टाइम में ये माना गया कि हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस परमानेंट गैस हैं और इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एंड्रयूज ने जब एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई किया था। वो एक्सपेरिमेंट आपने नहीं पढ़ा है तो उसका भी मैं लेक्चर बनाऊंगी, तब उसमें पढ़ लेना आप। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने लिक्विफाई किया और एक ग्राफ प्लॉट किया। उस ग्राफ में उन्होंने ये देखा कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे के टेम्परेचर पर है तो उसको प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे है तो आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लें उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। तो उस टेम्परेचर को उन्होंने क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह उन्होंने बताया कि हर गैस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे पर अगर गैस होगी तो वो लिक्विफाई हो सकती है, अदरवाइज वो कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर दें लिक्विफाई नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है क्रिटिकल टेम्परेचर के। साथ में एक और टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था जूल थॉमसन ने। आपने जूल की कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, और फिर जूल और थॉमसन इन दोनों ने मिलकर जूल थॉमसन इफेक्ट दिया, जिसमें टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस अपने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से नीचे के टेम्परेचर पे होती है तो वो कूलिंग शो करती है। अगर कोई गैस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ऊपर के टेम्परेचर पे होती है तो वो हीटिंग शो करती है। किसमें, पोरस प्लग में। ये आपका हाई प्रेशर से अगर गैस को
बाय पोरस प्लग, ये पोरस प्लग है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक गैस को P1 V1, जो कि P1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P2, P2 ये वाला प्रेशर है। अगर P1 P2 से बहुत ज़्यादा है तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोरस प्लग दिस गैस सफर्स कूलिंग हीटिंग, यानी चेंज इन टेम्परेचर। और अगर इस गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से नीचे है, कम है, तब उस कंडीशन में कूलिंग शो करती है, अदरवाइज हीटिंग शो करती है। मोस्टली सभी गैसेस जूल थॉम्सन के एक्सपेंशन में कूलिंग शो करती है एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की जो वैल्यू देते हैं, हाइड्रोजन के लिए जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू है वो है 243 माइनस के 243 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतनी कम है इसकी वैल्यू कि इससे नीचे के टेम्परेचर पर ही होगा तो ही हाइड्रोजन कूलिंग शो करेगी, अदरवाइज हीटिंग शो करेगी। ऐसे हीलियम के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की जो वैल्यू है वो आपकी है -271 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी कम टेम्परेचर को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे जो इन गैसेस को आप कूल कर सकें और कूल करके फिर लिक्विफाई कर सकें, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर था वो भी बहुत कम है। फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन जो है वो आपका -240 डिग्री सेंटीग्रेड है, और क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हीलियम इज इक्वल टू -271 डिग्री। ये मेरे शायद थोड़ा गलत लिखा है, ये हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन -83 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये -243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स मैं आपको सीरियल में समझाऊंगी, ये सब क्या है। तो आपने ये पढ़ लिया है कि हमें क्या करना है, अगर गैसेस को लिक्विफाई करना है तो लो टेम्परेचर को क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गैसेस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे नहीं आ पाएंगी, और जब तक वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर नहीं आएंगी तो उन पे कितना भी प्रेशर लगा लें वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे मेथड पढ़ने हैं जिसकी हेल्प से हम कूलिंग प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि गैस को हम इतना कूल कर सकें कि वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर आ जाए, ओके। तो जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पे आएगी तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और वो लिक्विफाई हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे कि किस तरह से कूलिंग की जाती है या फिर लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला मेथड है मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, फिर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, रीजेनरेटिव कूलिंग से हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस करेंगे, और एडियाबैटिक डीमैग्नेट। ये तो मेथड, ये जो चार में है ये मेथड हैं डिफरेंट जिससे आप कूलिंग को प्रोड्यूस कर सकते हो, और रीजेनरेटिव कूलिंग के थ्रू आप किसी भी गैस को जैसे एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सबको लिक्विफाई कर सकते हो। बहुत जल्दी जो लिक्विफाई होने वाली गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन ये सब होती हैं। इनका क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसीलिए वो आसानी से प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विफाई हो सकती हैं, और इन जो परमानेंट गैसेस मानी जाती थी एंशिएंट टाइम में उन सब का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, इसीलिए वो लिक्विफाई नहीं हो पा रही थी, तो उनको हमें लिक्विफाई करना है। तो सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है। देखिए आपने हीट इंजन तो पढ़ा है, कार्नोट हीट इंजन, उसमें क्या होता था, एक सोर्स होता था, एक सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। सोर्स से हीट ली जाती थी, वर्क में कन्वर्ट होती थी, और बची हुई हीट को सिंक में डाल दिया जाता था। Q1 अमाउंट ऑफ हीट ली और Q2 अमाउंट ऑफ सिंक में ऐड कर दी जाती थी, तभी ये हीट इंजन मूव कर सकता है, तभी ये हीट इंजन रन कर सकता है, ओके। और W की वैल्यू होती थी Q1 माइनस Q2, और एफिशिएंसी हम निकालते थे जितना वर्क डन अपॉन जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की, इसकी हेल्प से निकालते थे, ओके। तो ये तो आपने हीट इंजन पढ़ा था। अब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ते हैं जो कि हीट इंजन का अपोजिट है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, एक सिंक लेते हैं, और वर्किंग सब्सटेंस होता है आपके पास। सिंक से हीट
सोर्स की तरफ जाती है, ठीक है। सिंक से हीट यहाँ गई Q2 अमाउंट और कुछ वर्क इसमें आउटर से ऐड होता है और ये हीट Q1 इसमें ऐड हो जाती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इससे। तो जितना वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाता है आपका Q1 माइनस Q2 के। ओके, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली और Q1 इसमें ऐड कर दी, तो वर्क डन कितना किया इसमें Q1 माइनस Q2 के इक्वल। तो ये रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है। तो इसको किया कैसे जाता है, तो देखिए इसमें हमें ये इवेपोरेटर, कंडेंसर और कंप्रेसर यूज करना पड़ता है। तो एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से रेफ्रिजरेशन किया जाता है और रेफ्रिजरेशन में आपको कूलिंग किस तरह से मिलती है। देखिए, रेफ्रिजरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एक चैम्बर लेना है जिसमें आप कोई भी वर्किंग सब्सटेंस, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है, उसको यूज करना है, जो कि मूव करेगा पूरे साइकिल में, ठीक है। तो ये आपका एक रिजर्वायर है जिसमें रेफ्रिजरेंट को भरा हुआ है और यहाँ पे एक वॉल्व है जिससे कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन किया जाएगा। उसके बाद आपका एक इवेपोरेटर है और ये आपका सिंक है। ओके, फिर आपका यहाँ पे कंप्रेसर में आपका ये एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से गैस आ रही है। इसके बाद ये जाती है कंडेंसर में, ये आपका कंडेंसर है। ये आपका सोर्स है। तो अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से कूलिंग इसमें रेफ्रिजरेशन में मिलती है। ये आपका सिंक है, सिंक को ही ठंडा करना है। ओके, सिंक से हीट को निकालना है। तो कैसे रेफ्रिजरेंट सिंक से हीट निकाल के और सोर्स में ऐड करती है। तो पहले आपने जो भी रेफ्रिजरेंट लिया है उसको लिक्विड फॉर्म में आप इसमें स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, वो हो सकता है अमोनिया हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी रेफ्रिजरेंट हो सकता है। तो आपने यहाँ पे अमोनिया को लिया और उसको यहाँ पे इसका प्रेशर, जो अमोनिया का प्रेशर है, वो कंडेंसर के प्रेशर के ही इक्वल है। कंडेंसर में जो गैस है उसके ही प्रेशर के इक्वल है। यहाँ पे जैसे ही ये जूल एक्सपेंशन फील करती है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो ये कूल हो जाएगी। ओके, जूल एक्सपेंशन में क्या होता है, कूलिंग होती है। तो अमोनिया का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये आसानी से जैसे ही एक्सपेंड हुई तो ये कूलिंग फील करेगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कम है। यहाँ पे हाई कैसा है ये मैं आपको यहाँ से आते हुए समझाऊंगी। तो आपने रेफ्रिजरेंट लिया है, उसको यहाँ से जूल थॉमसन एक्सपेंशन किया है। तो जैसे ही जूल थॉमसन एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे कूलिंग हो गई, ये अमोनिया कूल हो चुकी है। तो कूल अमोनिया इवेपोरेटर में आ गई। इवेपोरेटर में ये लो प्रेशर को फील करेगी, ठीक है। ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई है। यहाँ पे रिजर्वायर में हाई प्रेशर है अमोनिया का। ओके, हाई प्रेशर पे अमोनिया रखी गई है। जैसे ही जूल थॉमसन एक्सपेंशन हुआ ये लो प्रेशर पे आ गई है। लो प्रेशर पे ये लिक्विड अमोनिया और कूल हुई हुई, यहाँ पे मान लिया T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर हो गया है और T1 इज ग्रेटर देन T2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर मान लिया P2 है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 है। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो जैसे ही जूल थॉमसन एक्सपेंशन हुआ तो एकदम से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो गया है, ये इवेपोरेटर में आ गई है। इवेपोरेटर में कम प्रेशर पे है ये अमोनिया, तो ये क्या करेगी, यहाँ सिंक से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, कोई भी लिक्विड है, उसके ऊपर अगर प्रेशर कम हो जाए और उसको एटमॉस्फेयर से कहीं से हीट मिल जाए तो वो क्या करेगी, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, किसी भी चीज पे प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो वो कंडेंस होगी, ठीक है, वो लिक्विफाई होगी। और अगर प्रेशर रिड्यूस कर दोगे तो वो इवेपोरेट होगी। ओके, तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस हुआ है कि ये लो प्रेशर पे आ चुकी है और सिंक से इसको हीट मिल गई है।
तो जैसे ही हीट लेगी वो इवेपोरेशन हो जाएगा और ये इवेपोरेटर के थ्रू कंप्रेसर में चली गई। यहाँ पे इवेपोरेट होके कंप्रेसर में यानी वेपर फॉर्म में चली गई है, तो यहाँ पे वेपोराइज फॉर्म में है और कंप्रेसर से आपने इसको कंप्रेस्ड कर दिया। अब ये हाई प्रेशर पे आ चुकी है, सिंक से ये हीट को ले चुकी है, तो सिंक को ठंडा कर दिया है इसने। तो अब इसको कंप्रेस कर दिया आपने, कंप्रेस करने के बाद ये हाई प्रेशर पे आ गई है। अब कौन सा प्रेशर दिया इसको? P1 तक कंप्रेस किया। देखिए यहाँ P2 था, लो से वो हाई प्रेशर P1 पे आपने इसको पिस्टन को दबाया, हाई प्रेशर पे हुई, तो हाई प्रेशर पे हीट ऑफ कंप्रेशन भी ऐड हो जाएगी। जब जब किसी चीज को आप कंप्रेस करोगे तो उसमें हीट भी ऐड हो जाएगी, तो ये गर्म भी हो चुकी है और साथ में हाई प्रेशर पे भी हो चुकी है, तो ये यहाँ से जाएगी। अब ये P1 प्रेशर पे है लेकिन ये गर्म है, ओके, इसके टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो सोर्स क्या होगा, इस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को या एक्स्ट्रा हीट को ले लेगा और ये फिर से कम हो जाएगा इसका टेम्परेचर, और उसके बाद ये वापस यहाँ आ जाएगी। अब आप ये कहेंगे कि इसका टेम्परेचर क्यों कम किया गया? क्योंकि इसको टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से नीचे के टेम्परेचर पे करना है। अगर ये हाई टेम्परेचर पे ही रहेगी तो क्या होगा, ये कूलिंग नहीं कर पाएगी। जूल थॉमसन एक्सपेंशन में गैस को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से नीचे के टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी वो कूलिंग शो करती है। अगर ये हाई टेम्परेचर पे रहेगी, कंप्रेशन की जो हीट इसमें ऐड हो गई है, तो ये कूलिंग को शो नहीं करेगी। जब कूलिंग को शो नहीं करेगी तो तब उस कंडीशन में यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे सोर्स इस हीट को, एक्स्ट्रा हीट को ले लेगा और यहाँ पे सिंक से Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है। सिंक ठंडा होता चला जाता है, ये प्रोसेस साइक्लिक चलता रहता है और सिंक को ठंडा करता रहता है। यही प्रोसेस आपके घर के रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो उसमें पीछे की तरफ एक हॉट सोर्स होता है जिसमें हीट ऐड होती रहती है और सिंक से यानी फ्रिज से हीट निकल के चली जाती है और इसमें एक रेफ्रिजरेंट लगातार काम करता चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह का प्रोसेस जो रेफ्रिजरेशन का है वो सब यूज किया जाता है लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने में। तो हम इसको भी पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड में। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। तो मेथड ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर में पहले हम फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रीजिंग मिक्सचर, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, जब आइस, वाटर और सॉल्ट इनको ऐड किया जाता है तो उस तरह का जो मिक्सचर बनता है उसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। या फिर हम ज़्यादातर पढ़ते हैं आइस प्लस ब्राइन के मिक्सचर को भी फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। अब ये ब्राइन क्या बना है, देखिए ब्राइन क्या है, इसमें वाटर प्लस सॉल्ट, आइस, वाटर, सॉल्ट या आइस प्लस ब्राइन के जो मिक्सचर है उसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। ये वेरी सॉल्टी वाटर होता है ब्राइन, उसको हम आइस के साथ मिक्स कर देते हैं। तो किस तरह से ये फ्रीजिंग मिक्सचर कूलिंग करता है ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई सॉल्ट आप वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं या कुछ भी चीज़ है, सॉल्ट को हम किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने के लिए उसको हीट चाहिए होती है। उस हीट को वो कहाँ से लेता है, देखिए उस हीट को या तो हम नीचे फ्लेम लगा दें तो वो डिजोल्व हो जाएगी जल्दी, या फिर बाहर के एनवायरनमेंट से लेगा वो। जब आप पानी में नमक डालते हैं उसको घोलते हैं तो क्या होता है, घुमाने से आप वर्क कर रहे हो, साथ में वो बाहर एनवायरनमेंट से हीट लेता है, हीट लेकर वो उसके अंदर डिजोल्व होता है। विदाउट हीट लिए वो डिजोल्व नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप आइस को ब्राइन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि ये आपका आइस का पीस है और आपने ब्राइन डाला इसके ऊपर सॉल्टी वाटर, तो ये पिघलना शुरू कर देगा और पिघलने के लिए और इसमें डिजोल्व होने के लिए जो इसकी चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उससे हीट लेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके टेम्परेचर से। जैसा पहले टेम्परेचर मान लिया T1 था और जैसे जैसे इसमें डिजोल्व होना शुरू होगा तो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेना शुरू कर देगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, T2 हो जाएगा और T2 इज लेस देन T1। वैसे तो आप इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं
क्योंकि इतना बड़ा एनवायरनमेंट है और आपने आइस लिया, उस पर बसॉल्ट डाला, तो कहाँ का टेम्परेचर कम हुआ है ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन इस चीज़ को तब फील कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक कंटेनर में रखें, आइसोलेटेड कंटेनर में, ये आपने इस डबल वॉल्ड है और इसमें आपने यहाँ पे कुछ भर दिया है, ठीक है, कोई भी चीज़ भर दी है और इसके अंदर आपने आइस और ब्राइन का मिक्सचर डाला है। तो जैसे जैसे मेल्ट होना शुरू होगा तो ये जो इसके आपने बाहर उसके एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, ठीक है, जो इसके आउटर लेयर में भरा हुआ है, इस सब्सटेंस को ये कूल कर देता है। ओके, तो इस तरह से कूलिंग को ऑब्टेन किया जाता है बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। जो कूलिंग है वो डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट ऑफ आपने सॉल्ट लिया है और किस तरह का सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल शो की है जो आप ध्यान से देख सकते हैं। इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं आप कि कौन कौन से सॉल्ट से और कितने अमाउंट में लेने पे कितनी कूलिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आपने ये तो देख लिया कि कौन कौन से सॉल्ट से कितनी कूलिंग होगी। तो हम ये देखते हैं कि फ्रीजिंग मिक्सचर की हेल्प से आपको मैक्सिमम -60 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे टेबल में तो -55 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कूलिंग आपको मिलती है। इससे ज़्यादा कूलिंग नहीं मिल सकती है। लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन बताई है, जिनके लिए लिक्विफिकेशन के लिए इतनी कूलिंग सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हमें और कूलिंग चाहिएगी, तभी वो लिक्विफाई हो सकती है। तो हम दूसरा मेथड देखते हैं, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और वो इवेपोरेशन के लिए जो उसको हीट चाहिए होती है वो अपने एनवायरनमेंट से लेता है। तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही कूलिंग की जाती है और बार बार उस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है जिससे कि बार बार कूलिंग बढ़ती चली जाए। ओके, तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं। देखिए, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस प्रेशर के लिए ये डायग्राम बनाया है मैंने। इस डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे किस तरह से कूलिंग होती है। तो इसमें आपने यहाँ पे एक कंप्रेसर लिया है, एक कंडेंसर है, एक इवेपोरेटर है, ये रिजर्वायर है और ये वॉल्व है। ये थ्रॉटलिंग वॉल्व है जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में यूज की जाती है, जिससे पोरस प्लग के थ्रू हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जब किसी भी गैस को डाला जाता है तो वो कूलिंग को एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसमें इस मेथड से कैसे करते हैं। तो पहले कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर में एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, कंप्रेसर में प्रेशर की वैल्यू लो हो जाएगी। तो प्रेशर की वैल्यू लो हो जाएगी तो इवेपोरेटर से गैस सक्शन के थ्रू कंप्रेसर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ का जितना भी प्रेशर है उससे कम प्रेशर यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऊपर को खींचा तो कम प्रेशर होगा, तो हमेशा गैस कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं लगी हुई है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो यहाँ पे एक आपने वॉल्व लगा दी है। एक्चुअली में वॉल्व का काम क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में पाथ देती है। अगर एक बार इधर एंटर हो गया तो वापस नहीं जा सकता उधर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने कंप्रेसर की पिस्टन को ऊपर उठाया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया इवेपोरेटर से, तो गैस यहाँ से सक होके इधर आ जाएगी और इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर फिल हो जाएगी। अब आपने इस पिस्टन को नीचे की तरफ कंप्रेस किया, तो ये मैकेनिकली भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकली ये बार बार ऊपर नीचे होता चला जाएगा और ये साइकिल चलता जाएगा। तो अभी हम इस साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये नीचे की तरफ कंप्रेस किया, तो अब ये जो गैस यहाँ पे फिल हो गई है, यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ने के बाद एक वॉल्व लगी हुई है यहाँ पे भी, इसे हम डिस्चार्ज वॉल्व बोलते हैं, जिससे गैस हाई प्रेशर पे, और इसमें हीट ऑफ कंप्रेशन भी ऐड हो चुकी है, तो वो यहाँ से बाहर आ गई है। पहले इस पे आपने प्रेशर को कम किया जिससे वो इवेपोरेटर से यहाँ जाए, फिर उसके बाद आपने कंप्रेसर को डाउन किया जिससे हाई प्रेशर हुआ, तो यहाँ से वॉल्व के थ्रू यहाँ आ चुकी है। तो अब ये गैस हीटिंग, इसका टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, प्रेशर भी बढ़ चुका है, ये यहाँ पे कंडेंसर के अंदर आ जाएगी। अब कंडेंसर में आपने कॉइल लगाई है, ये पाथ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ से आपने वाटर को फिल किया हुआ है। कंडेंसर में आपने वाटर फिल किया हुआ है। वाटर से क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा।
ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की गैस है इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक कूलेंट का काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी न किसी लेक्चर में कि जो वाटर है वो एक कूलेंट है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बिना अपना टेम्परेचर को बढ़ाए ज़्यादा तेजी से, तो इसीलिए वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं आप। तो यहाँ से वाटर पास होकर इधर को आ गया, तो ये जो गैस है जो हाई प्रेशर की थी उसका टेम्परेचर कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो चुका है, प्रेशर हाई है। अब आपको मैंने बताया था ना कि अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तब उस कंडीशन में ये कंडेंस हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो ये गैस आपकी लिक्विड बन चुकी है और इस रिजर्वायर के अंदर इकट्ठी हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे जब आपकी रिजर्वायर में लिक्विड आया तो वॉल्व के थ्रू ये जो लिक्विड है यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ पे थ्रोटलिंग एक्सपेंशन है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर तो ज़्यादा है ना इसका गैस का, भले ही कंडेंस हो चुकी है, लिक्विड बन चुकी है, लेकिन इसका प्रेशर अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंशन किया, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज़्यादा है, ये प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तब ये गैस एकदम इस वॉल्व से इधर आएगी, इधर आएगी तो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो ये लिक्विड जो है वो यहाँ पे कूल हो जाएगा और उसके बाद ये इवेपोरेटर में एंटर कर जाएगा। इवेपोरेटर में एंटर करते ही यहाँ पे आपने इवेपोरेटर के चारों तरफ इस वाले पोर्शन में कोई भी सब्सटेंस जिसको आपको कूल करना है वो फिल किया हुआ है। तो यानी इसका टेम्परेचर इस जो लिक्विड आ रही है इसके टेम्परेचर से ज़्यादा है, और इस जो ठंडा लिक्विड इसके अंदर एंटर किया है, जैसे ही ये रिड्यूस प्रेशर पे आया और इसको हीट मिल गई है इससे, यहाँ प्रेशर तो रिड्यूस हो गई है, तो प्रेशर रिड्यूस हुए हुए ये जैसे ही इवेपोरेटर में जाएगा तो जो भी सब्सटेंस इसमें आपने भरा हुआ है उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट एब्जॉर्ब करते ही और रिड्यूस प्रेशर पे ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वापस फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो भी सब्सटेंस आपने इसमें फिल किया हुआ है इसके हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका मेथड है इवेपोरेशन के थ्रू, जिसमें आपने रिड्यूस प्रेशर किया है, किसी भी सब्सटेंस को आप कूल कर सकते हैं। जिस सब्सटेंस को कूल करना है वो इवेपोरेटर में आपने फिल कर दिया है और उससे पास करा दिया है इस लिक्विड को इस कॉइल के थ्रू, तो वो उससे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ठंडा होता चला जा रहा है। तो ये प्रोसेस आप बार बार रिपीट करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड है ये वाला जिससे आपको कूलिंग मिलती है, और एक मेथड है फ्रीजिंग मिक्सचर वाला। थर्ड मेथड है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, और अब हम देखेंगे कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन से किस तरह से कूलिंग की जाती है। तो इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देखिए एक कंप्रेशर है, वाटर कूलर है, और ये आपका एक्सपेंशन, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा गैस का। उसके बाद ये एक रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में, या आप इसको कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं, जहाँ पे वही प्रोसेस है जैसे इसमें किया था। जो भी आपको सब्सटेंस को कूल करना है उस सब्सटेंस को आप यहाँ पे फिल कर देते हो और उसके थ्रू ये जो गैस है एक्सपेंड होके आई है इसको इससे पास कराते हो। तो ये और ये फिगर है, इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि इस वाले प्रोसेस में आप गैस को रिड्यूस प्रेशर से इवेपोरेट कराते हो और इस प्रोसेस में आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हो जिसके थ्रू आपको कूलिंग मिलती है। देखिए किस तरह से होता है, पहले आपने गैस को कंप्रेस किया, जिस गैस जो आपने रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ की है उस गैस को कंप्रेस किया, तो इस गैस को कंप्रेस करने से प्रेशर भी बढ़ गया है उसका और उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है, क्योंकि उसमें हीट ऐड हो गई है कंप्रेशन की। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन हुआ ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें आप पूरी तरह से इंसुलेटेड कर देते हो आउटर मोस्ट से और एकदम से कंप्रेस करते हो गैस को, जिससे कि बाहर एटमॉस्फेयर की हीट को अंदर आने का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आपको आई होप आपको याद भी होगा कि एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन किया रेफ्रिजरेटर का, तो इससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गए हैं। तो फिर ये गैस
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वाटर कूलर से जाएगी, वाटर कूलर में ये ठंडी हो जाएगी, ओके। लेकिन इसका प्रेशर सेम रहेगा, वाटर कूलर में जाके इसका टेम्परेचर तो कम हो गया है, लेकिन क्या हुआ है, इसका प्रेशर इंक्रीज हुआ हुआ है। अब हाई प्रेशर की ये गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन फील करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जैसे ही गैस जाएगी तो एकदम से कूलिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपका सेम ही था कि यहाँ पे कंप्रेस किया था, वाटर लगाया था और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में आ गई थी क्योंकि यहाँ पे कंडेंस हो गई थी गैस। यहाँ पे कंप्रेशन की हीट को आपने हटा दिया था और गैस जो है वो कंडेंस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जो गैस है उसकी एक्स्ट्रा हीट हट गई है लेकिन वो कंडेंस नहीं हुई है। उसके बाद ये हाई प्रेशर की गैस इवेपोरेटर से पास होती है, इवेपोरेटर में आपने गैस को एक्सपेंड कर दिया है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन से कूलिंग हुई है, तो ये कोल्ड गैस इसके अंदर से जाएगी। ये आपने कोल्ड स्टोरेज लिया है जिसके आउटर में आपने जिस मटेरियल को कोल्ड करना है वो फिल कर दिया है, तो जब ये ठंडी गैस इससे पास होएगी तो यहाँ से हीट ले लेगी और हीट होके ये इवेपोरेट नहीं हो रही है, ठीक है, ये गैस फॉर्म में ही थोड़ा सा गर्म हो चुकी है और लो प्रेशर पे ही कंप्रेसर के अंदर चली जाएगी और कंप्रेसर में आने के बाद ये फिर से कंप्रेस हो गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन फील करेगी, फिर सेम प्रोसेस होएगा। तो इस तरह से ये इस कोल्ड स्टोरेज को ठंडा रखती है। ये प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इसमें जो रेफ्रिजरेंट लेते हो वो बार बार साइक्लिक प्रोसेस से होते हुए जितनी भी इस रिजर्वायर जो भी आपका कोल्ड स्टोरेज है उसमें जितनी भी हीट ऐड हुई है उस हीट को बार बार निकालता रहेगा और गर्म होके वापस कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर में जाके फिर प्रेशर ऐड होगा, कूलर से ठंडा होगा, फिर ठंडा होगा, ठंडा होके इसको ठंडा करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करते हुए फिर से वापस जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस है इससे कूलिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके बाद आता है जूल थॉमसन एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, जूल थॉमसन एक्सपेंशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और रीजनरेटिव कूलिंग भी देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम और एयर को किस तरह से लिक्विफाई किया जाता है उस मेथड को भी पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।